एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। अब आधे से ज़्यादा लोगों को सागा का मतलब नहीं पता होगा, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझना ज़रूरी है ना। तो सागा का मतलब होता है स्टोरी। तो इसका नाम डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो चलती आ रही है तो इसलिए इसका नाम ऐसे दिया गया है। बाय द वे, ये चैप्टर दिखने में थोड़ा हार्ड है, बट डोंट फियर व्हेन एडुचन इज हियर। सो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसको एकदम खल्लास कर डालते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चैप्टर A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर में हमें फारो डायनेस्टी यानी फारो के वंशज के जो लास्ट रूलर थे टूटानखामुन, जिनको शॉर्ट में टट कह के भी बुलाया जाता है, उनकी टीनेजर में ही मौत हो गई थी। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि काफ़ी मिस्टीरियस तरह से उनकी मौत हो गई थी और उनके मौत के बाद उनकी बॉडी को एक टॉम्ब में लिटा दिया गया था और साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरीज और एवरीडे यूज़ के जो सामान होते हैं उन सभी को उनके साथ बंद करके उस टॉम्ब में ही रखा गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इजिप्शियंस का मानना है कि मौत के बाद भी एक दुनिया होती है। इसी की वजह से उन्होंने फारो डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे यानी टूटानखामुन, उनके साथ वेल्थ यानी कि जितने भी ज्वेलरीज, प्रीशियस स्टोन्स, गहने वगैरह हो गए और साथ ही साथ रोज़मर्रा के काम में आने वाली जो चीज़ें होती है वो सभी उनके साथ दफना दिया गया था। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। टूटानखामुन, जिन्हें टट नाम से भी जाना जाता है, वो एक टीनेजर ही थे जब उनकी मौत हो गई थी और वो फारो डायनेस्टी के पावरफुल फारो डायनेस्टी के लास्ट सक्सेसर थे यानी लास्ट वंशज थे। और फारो डायनेस्टी ने इजिप्ट और उसके बाकी एम्पायर्स को सेंचुरीज तक रूल किया था। तो जब उनकी मौत हो गई थी तो उन्हें लिटा दिया गया था कब्र में और उनके साथ बहुत सारे गहने, गोल्ड, ज्वेलरीज, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब उनके साथ लाद कर उन्हें कब्र में लिटा दिया गया था और उसके बाद सब लोग उन्हें भूल गए। लेकिन इन 1922 यानी 1922 में जब उनके कब्र को खोज निकाला था तो तब दुनिया ने एक क्वेश्चन रखा था, दुनिया ने एक क्वेश्चन किया था कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था और कैसे इनकी मौत हो गई, क्या इनका मर्डर हुआ था? तो 80 साल के बाद उनके बॉडी को सीटी स्कैन से पास करवाया गया ताकि कुछ नए इंफॉर्मेशन और नए क्लूज मिल सके उनके डेथ के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। और उनके फेस को फिर से रिक्रिएट किया गया था एक प्रोसीजर की हेल्प से जिसे फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो किंग टट का जो टॉम्ब था उसे 1922 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन उसके 80 साल बाद यानी 2005 में किंग टट के मम्मी को सीटी स्कैनर में डाला गया था ताकि कुछ नए क्लूज और नए इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जब 80 साल बाद यानी 2005 में जब किंग टट के मम्मी का सीटी स्कैनर हो रहा था, वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बताया गया है कि जब किंग टट के मम्मी को कब्र से यानी ग्रेव से बाहर निकाला जा रहा था तब तो बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रेंज यानी अजीब सी अननेचुरल विंड यानी कि एकदम फास्ट और एकदम अजीब सी और एकदम अननेचुरल हवा बह रही थी जब किंग टट के बॉडी को उनके ग्रेव से यानी उनकी कब्र से निकाला जा रहा था। और उनके कब्र का नाम था वैली ऑफ किंग्स। याद रखना, वैली ऑफ किंग्स, ये किंग टट के कब्र का नाम था। तो बहुत अजीब सी रहस्यमयी हवा बह रही थी जब उनके बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जा रहा था। तो उस रेगिस्तानी इलाके में सुबह में पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया था और रात को पूरा आसमान ने तारों को भी ढक लिया था। सोचो, इतना रहस्यमय वातावरण हो गया था। तो 5 जनवरी 2005 को 6 बजे किंग टट के मम्मी को, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस मम्मी है, उसको सीटी स्कैन में डाला गया ताकि उस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके, ताकि उनके डेथ के मिस्ट्री को सुलझाया जा सके जो कि 3300 साल से भी ज़्यादा पुराना मिस्ट्री था।
यानी उनका जो डेथ है, उनकी मौत कैसे हुई थी, इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सुलझाया जा सके। और ये रहस्य जो है वो 3300 साल से भी ज़्यादा पुराना था। तो पूरी दोपहर दुनिया भर से लोग आए थे उस अंडरग्राउंड रॉक कट टॉम्ब को देखने के लिए, यानी उस अंडरग्राउंड रॉक कट कब्र को देखने के लिए, जो कि 26 फीट डीप में था, यानी 26 फीट गहरा था। और वो लोग वहाँ पर किंग को रिस्पेक्ट शो करने के लिए भी आए हुए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे वो टॉम्ब के अंदर चले गए और वो वहाँ पर जाकर जो वॉल्स पर, जो दीवार पर मूरल्स बनी हुई थी, उन सभी को देखने लगे। वो लोग घूरने लगे। मूरल्स क्या होता है? मूरल्स यानी एक पेंटिंग या फिर एक आर्ट वर्क जो कि डायरेक्टली वॉल पर, दीवार पर किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो दीवार पर बनी हुई उन पेंटिंग्स को देख रहे थे और उन पर जो किंग टट का फेस बना हुआ था, जो कि गोल्ड रंग में पेंट किया गया था, उसको देख रहे थे। बहुत सारे जो विजिटर्स थे, यानी जो बहुत सारे लोग थे, वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे एकदम सॉफ्ट टोन में, यानी धीरे धीरे। और कुछ लोग जो थे वो एकदम साइलेंटली खड़े थे और वो ये सोच रहे थे कि आखिर इनकी मौत जो है वो टीनेज में कैसे हो गई, यानी वो लोग उस मिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे, ये भी वंडर कर रहे थे कि क्या फारोस के द्वारा दिया हुआ श्राप सच है। यानी श्राप क्या था कि जो कोई भी किंग टट के कब्र को डिस्टर्ब करेगा, उसका जीवन, मतलब उसके जीवन भर में उसके साथ बुरा ही होगा, यानी उसके साथ हमेशा गलत ही होगा। तो जैसे ही जाही हवास, अब जाही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। तो वो जैसे ही लीन हुए, थोड़ा झुके उस मम्मी को देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये मम्मी जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। तो किंग टट की जो मम्मी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने जब मम्मी का खोज किया था, किंग टट के मम्मी का खोज किया था, उसके बाद उसने किंग टट के मम्मी के साथ जो कुछ भी किया, उसकी वजह से वो मम्मी बहुत ही बुरे कंडीशन में थी। तो हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने बहुत लंबे खोज के बाद 1922 में फाइनली किंग टट के टॉम्ब का डिस्कवरी किया था, यानी किंग टट के टॉम्ब को खोज निकाला था। तो किंग टट का जो वैल्यूएबल सामान था, कीमती सामान जो उनके साथ, उनके कब्र के साथ दफनाया गया था, उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया और सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि वो पूरे थे, यानी वो कंप्लीट थे, उनमें से कोई कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। यानी कि पूरे 80 साल बाद किंग टट का वो जो ट्रेजर था, वो जो खजाना था, जब उसे एक्सप्लोर किया गया, उसे देखा गया, तो ये काफ़ी ही हैरान कर देने वाली बात थी कि 80 साल बीत जाने के बाद भी वो खजाना पूरा कंप्लीट था, यानी उसमें से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, वो पूरा था। तो जब वो लोग उस खजाने को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो कंप्लीट है, तो उन्हें ये काफ़ी ही हैरान कर देने वाली बात लगी। तो किंग टट के ग्रेव से, यानी उनके कब्र से जो खजाना मिला था, वो आज तक सबसे कीमती है और वो फारोस लेजेंड का एक पार्ट बन गया। तो उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स है जिसको गोल्ड से बनाया गया है, जो कि काफ़ी ही सुंदर है और उन्हें देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पुराने हैं, क्योंकि उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नए जैसे हैं। और वो जो आर्टिफैक्ट्स है वो आज तक उनको अटेंशन दिया जाता है, यानी कि जब लोग उन्हें देखने जाते हैं तो लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इतने सुंदर है कि। तो किंग टट को इतने कीमती सामानों के साथ साथ डेली यूज़ में आने वाले, यानी रोज़मर्रा के काम में आने वाले चीज़ों के साथ भी दफनाया गया था, जैसे कि रेज़र जिसे ब्रोंज से बनाया गया था, गेम्स के साथ, फिर कुछ क्लोथ्स, लाइलन अंडरगारमेंट्स के साथ, कुछ बॉक्सेस ऑफ फूड के साथ, वाइन के साथ। तो ये सब कुछ इसलिए दफनाया गया था क्योंकि ताकि वो अपने जो नेक्स्ट लाइफ में, यानी अगले लाइफ में जाए, तो वहाँ पर वो इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सके। तो देखो, इजिप्शियन जो थे उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक जीवन होता है, एक लाइफ होती है। तो इसलिए उन्होंने किंग टट के कब्र के साथ ये सब कीमती सामान और डेली यूज़ के सामान को दफना दिया था, ताकि जो किंग टट है वो अपने नेक्स्ट लाइफ में इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सके।
तो किंग टट के टॉम्ब को डिस्कवर करने के बाद, यानी उनके टॉम्ब को खोज निकालने के बाद, कार्टर ने उनके कॉफिन और उनके मम्मी के साथ क्या किया था, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो कार्टर को कुछ महीने लग गए उन ट्रेजर्स को, उन खजानों को रिकॉर्ड करने में जो कि किंग टट के ग्रेव से यानी उनके कब्र से मिले थे। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया उन तीनों कॉफिन्स का, जो कि एक दूसरे के अंदर नेस्ट करके रखे हुए थे। नेस्ट करके रखना यानी सबसे बड़ा वाला कॉफिन था, फिर उसके अंदर एक कॉफिन, फिर उसके अंदर एक कॉफिन, ठीक है, ऐसे करके रखे गए थे उन तीनों कॉफिन्स को। तो पहले कॉफिन में उन्हें एक पीस ऑफ क्लॉथ मिला जिसके ऊपर एक माला थी विलो की, फिर ऑलिव लीव्स थे, वाइल्ड सेरेली, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर था। तो ये सब कुछ ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि किंग टट को करीब करीब मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। तो जब वो थर्ड कॉफिन में पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो वो जो बॉडी था वो बहुत ज़्यादा ही सख्त हो गया था रेजिन्स की वजह से। रेजिन्स जो है वो एक चिपचिपा चीज़ होता है जो कि उस बॉडी पर लगाया गया था ताकि उस बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके। तो उन रेजिन्स की वजह से वो बॉडी एकदम सीमेंटेड हो गया था, एकदम सख्त हो गया था, और जो कॉफिन का नीचे वाला यानी बॉटम वाला पोर्शन था उसके साथ वो बॉडी चिपक गया था। तो जो कॉफिन था वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था और उसके नीचे वाला पोर्शन यानी बॉटम वाला पोर्शन भी गोल्ड का था। तो उसके साथ वो बॉडी एकदम स्टक हो गया था, चिपक गया था। अब कार्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बॉडी को कैसे निकाले, कैसे सेपरेट करे, क्योंकि कितना भी वो फोर्स लगा रहा था लेकिन वो बॉडी निकल नहीं रहा था। तो अब कार्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो कार्टर ने किंग टट का जो मम्मी था जो कि एकदम सीमेंटेड हो गया था रेजिन्स की वजह से, तो उस मम्मी को उस कॉफिन से अलग करने के लिए उन्होंने उसे हॉट सन के अंडर रख दिया, यानी तेज़ धूप में रख दिया। उसे उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी में रख दिया कुछ घंटों के लिए ताकि वो उस कॉफिन से अलग हो जाए। लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो जो मम्मी था वो उस कॉफिन के साथ एकदम स्टक हो गया था, चिपक गया था। तो अब जो कार्टर है वो रिपोर्ट करते हैं कि मम्मी को उस कॉफिन से अलग करने के लिए उन्हें चीज़ल करना पड़ेगा, चीज़ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो उस मम्मी को काट कर उसके लिम्ब से, उसके ट्रंक से उसे काट काट कर टुकड़ों में उसे उस कॉफिन से अलग कर पाएंगे। तो अपने डिफेंस में कार्टर जो है वो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं किंग टट के मम्मी को पीस पीस में काट काट कर उसे उस कॉफिन से बाहर नहीं निकालता तो जो चोर हैं वो उस सोने को चुराने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते और फिर वो उस सोने को चुरा ले जाते। यानी कहने का मतलब यह है कि किंग टट का जो कॉफिन था वो पूरे गोल्ड का बना हुआ था, पूरा सोना का बना हुआ था। तो चोर उसे चुराने के लिए किसी तरह से मम्मी को उसमें से निकाल कर उस सोने को चुरा ही लेते। तो अपने डिफेंस में कार्टर जो है वो ये कहता है। तो टट के टाइम जो रॉयल पीपल थे वो काफ़ी ही ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, और उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक दुनिया होती है। इसलिए वो लोग क्या किया करते थे कि वो अपने साथ बहुत सारा धन ले जाया करते थे, अपने साथ बहुत सारा वेल्थ ले जाया करते थे। यानी जब कोई मर जाता था तो उनके साथ वो लोग उसको बहुत सारा वेल्थ लाद कर उसके कब्र के साथ दफना दिया करते थे। तो इसी की वजह से जब किंग टट की मौत हो गई तो उन्हें बहुत सारे प्रीशियस चीज़ों के साथ दफनाया गया था। उन्हें प्रीशियस कॉलर्स दिया गया था, नेकलेसेस विथ डेकोरेटिव पैटर्न्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स क्या होता है? एम्यूलेट जो है वो एक ऑर्नामेंट होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी होता है जो किसी इविल या डेंजर से बचाने के लिए लोग पहना करते हैं, या फिर किसी डिजीज़ से बचने के लिए लोग पहना करते हैं। लोगों का मानना होता है कि ये जो एम्यूलेट होता है वो उनको किसी डिजीज़ या डेंजर से बचाता है, ठीक है। सेरेमोनियल एप्रन्स, सैंडल्स, सीट्स फॉर फिंगर एंड टोज और आइकॉनिक इनर कॉफिन, यानी उनका जो कॉफिन था वो काफ़ी ही आइकॉनिक था, और एक मास्क के साथ उनको दफनाया गया था, और वो जो मास्क था वो गोल्ड का बना हुआ था। तो कार्टर के जो लोग थे उन्होंने उसके सर को हटाया, रिमूव किया, और उसके सारे जो बॉडी के जॉइंट्स थे उन सभी को उन्होंने हटाया, सेपरेट किया।
तो जब उन्होंने उसे सेपरेट कर लिया, यानी उस कब्र से निकाल लिया, फिर उन्होंने उसे एक वुडन बॉक्स में रीअसेंबल कर दिया, फिर उसके ऊपर से रेत छिड़क दी ताकि जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको छुपाया जा सके। और अब जो वो वुडन बॉक्स था वो किंग टट का एक नया रेस्टिंग प्लेस था। तो पास्ट फ्यू डिकेड्स में आर्कोलॉजी का मतलब चेंज हो गया है। पहले जो आर्कोलॉजी थी वो ट्रेजर्स पर फोकस किया करती थी, यानी कि खजानों पर फोकस किया करती थी, लेकिन अब जो आर्कोलॉजी है वो डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ के बारे में जानने पर फोकस करती है। तो अब वो लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजीज और टूल्स का यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने टट के मम्मी को एक्सरे किया और उन्होंने सबको ये बताया कि उस मम्मी का जो फ्रंट लिम्ब है और उसका जो ब्रेस्ट बोन है वो गायब था, वो मिसिंग था। अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, सीटी स्कैन की वजह से किसी भी होल बॉडी का एक वर्चुअल इमेज बनाया जा सकता है। तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से किंग टट के बॉडी को स्कैन किया गया दो क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने के लिए। पहला कि उनकी मौत कैसे हुई और दूसरा कि वो कितने साल के थे, उनका एज क्या था जब उनकी मौत हो गई। तो उनकी मौत उनकी रॉयल फैमिली के लिए एक शॉक था, क्योंकि वो लास्ट पर्सन थे, उस फैमिली के लास्ट वंशज थे और उनके फ्यूनरल के साथ ही, यानी उनके अंतिम संस्कार के साथ ही उनका जो डायनेस्टी था, उनका जो वंशज था वो खत्म हो गया। हाउएवर उनकी मौत के बाद क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं है, यानी क्लियर नहीं है। तो यहाँ से हम फारो डायनेस्टी का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। टट के जो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III, वो काफ़ी ही पावरफुल फेरो थे और उन्होंने इजिप्ट पर 40 सालों तक रूल किया। उसके बाद उनका बेटा एमेनहोटेप IV वो रूल करने लगा और जब उसने अपना रूलिंग पीरियड शुरू किया तो इजिप्शियन हिस्ट्री में उसका जो रूलिंग पीरियड है उसे काफ़ी अजीब माना जाता है, काफ़ी स्ट्रेंजेस्ट माना जाता है। उसने वर्शिप ऑफ एटेन यानी कि सन, वर्शिप ऑफ सन को प्रमोट किया, यानी सन की वर्शिप को प्रमोट किया। यहाँ तक कि उसने अपना नाम चेंज करके अखिंटन रख लिया, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन। एटेन का मतलब होता है सन। उसने अपना रिलीजियस कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया, जो कि पहले था ओल्ड सिटी ऑफ टिबिस, और उसको उसने शिफ्ट करके न्यू सिटी ऑफ अखिंटन कर लिया, जिसे आज अमरना नाम से जाना जाता है। तो उसने ये सब तो किया, यानी पहले तो उसने सन की वर्शिप को प्रमोट करवाया, कहा कि अब सन की वर्शिप होगी। फिर उसने अपना नाम चेंज करके अखिंटन रख लिया, यहाँ तक कि उसने अपने रिलीजियस कैपिटल भी चेंज करके उसे न्यू सिटी ऑफ अखिंटन कर दिया। और उसके बाद पता है उसने क्या किया? उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरी कंट्री जो है वो एकदम शॉक हो गई। उसने अमून पर अटैक किया। अमून जो है वो काफ़ी एक मेजर गॉड थे, बहुत ही मुख्य गॉड थे उनके। तो उन्होंने उनके इमेजेस को फरवा दिया और फिर उनके जो टेम्पल्स थे उसको बंद करवा दिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर जो कि लक्शर में है, वहाँ के एक डायरेक्टर रे जॉनसन कहते हैं कि वो काफ़ी ही बैड टाइम रहा होगा पूरे एम्पायर के लिए, क्योंकि जो फैमिली जो सेंचुरीज तक रूल करती थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी और जो अखिंटन था वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया था। यानी कि फ़ारो एम्पायर के लिए ये काफ़ी ही बुरा टाइम था और इस चीज़ की वजह से उनका जो फैमिली का रूल था, यानी उनका जो रूल था वो ख़त्म होने लगा था और अखिंटन जो था वो अलग ही दिशा में चला गया था। एक और मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम होता है स्मेनखारे, वो अखिंटन को हरा देता है, लेकिन जल्द ही उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही यंग एज में टट अखिंटन जो है वो सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी थ्रोन पर बैठ जाता है, जिसे हम किंग टट के नाम से जानते हैं। वो जो लड़का था वो अपना नाम बदलकर टुटानखामुन रख लेता है, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमन। अमन जो थे वो गॉड थे, उनके पुराने गॉड जिन्हें वो वर्शिप किया करते थे। तो वो अपने पुराने गॉड का वर्शिप शुरू कर देता है, यानी गॉड अमन का वर्शिप शुरू कर देता है पुराने तरीके से। वो 9 सालों तक रूल करता है और उसके बाद एक मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो जाती है, एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है।
तो किंग टट का जो मम्मी है वो इजिप्ट के बाकी मम्मीज में से एक है। अब इजिप्ट में कितनी मम्मीज है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इजिप्ट में जब मम्मी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2003 में, तब ऑलमोस्ट 600 मम्मीज को रिकॉर्ड किया गया था और इसकी काउंटिंग अभी भी जारी है। तो मम्मीज को खोजने के बाद उनका जो नेक्स्ट फेज था वो था स्कैन करने का। तो किंग टट का जो मम्मी था वो सबसे पहले स्कैनिंग मशीन में डाला गया था, यानी सीटी स्कैन मशीन में सबसे पहले किंग टट के मम्मी को डाला गया था। तो ये जो सीटी स्कैनर मशीन था ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने मैन्युफैक्चर किया था, यानी वो इसके मैन्युफैक्चरर थे। अब जो सीटी स्कैनर की जो मशीन थी उसने बॉडी को स्कैन किया और उसने 1700 डिजिटल एक्सरेज निकाले, वो भी क्रॉस सेक्शंस में। टट का जो हेड था उसको स्कैन किया गया था 0.62 mm स्लाइसेस में, ताकि छोटी सी छोटी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जा सके। और स्कैनिंग होने के बाद जो रिजल्टिंग इमेज निकला था वो काफ़ी ही स्ट्रेंज था, बहुत ही अजीब था। तो रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी एक्सपर्ट की जो टीम थी वो लोग उस ग्रेव के यानी उस कब्र के सीक्रेट्स को एग्जामिन कर रहे थे, यानी उस ग्रेव के ऊपर, उस कब्र के ऊपर वो लोग काम कर रहे थे, जिस कब्र को इतने सालों से फ्लाइंग गॉडेसेस ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तो ड्यूरिंग द नाइट यानी रात में जब रेतीली हवा चल रही थी बाहर, तब जो वर्कमैन थे यानी जो काम करने वाले लोग थे वो सीढ़ियों पर चढ़ गए और वो लोग रैंप पर चढ़ जाते हैं। रैंप यानी कि जो पिरामिड था उस पर चढ़ जाते हैं ताकि वो लोग बॉडी को टॉम्ब से बाहर निकाल सके उस रेतीली हवा में। यानी जो बाहर रेतीली हवा चल रही थी उस रेतीली हवा में वो लोग रैंप पर और सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं ताकि वो बॉडी को टॉम्ब से बाहर निकाल सके। फिर वो लोग बॉडी को रोज करते हैं, यानी उसे उठाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से और उसे एक ट्रेलर पर रख देते हैं जहां पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट के बाद दो मेन भागे भागे ऑफिस की तरफ जाते हैं और वहां से 2 फैन यानी 2 पंखे लाते हैं। तो जो स्कैनर था वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके कूलर फैन के अंदर सैंड घुस गया था, यानी बालू घुस गया था। तो एक गार्ड जो था वो जोक करता है, वो मजाक करता है कि ये ज़रूर फेरोस का श्राप है, फेरोस के श्राप की वजह से हो रहा है। हमने उसके बॉडी को यानी किंग टट के बॉडी को कब्र से बाहर निकाला, इसी की वजह से ये सब हो रहा है, यानी उस श्राप की वजह से हो रहा है। तो जैसे ही फ़ैन जो है वो काम करने लगता है, सीटी स्कैनर काम करने लगता है, तो सारा जो प्रोसीड्यूर था उसे फिनिश कर दिया जाता है। उसके बाद जो डाटा था उसे चेक कर लिया जाता है कि कहीं कोई लॉस तो नहीं हुआ है। और उसके बाद जो टेक्नीशियन थे उन्होंने बॉडी को उन वर्कर्स को फिर से दे दिया और उन्होंने ले जाकर फिर से उसे उस टॉम्ब में, उस कब्र में लिटा दिया, यानी वापस से उस बॉडी को उस टॉम्ब में रख दिया गया। तो 3 घंटों से भी कम समय में उस बॉडी को उसी जगह रख दिया गया जहां उसके पूर्वजों ने उसे बहुत साल पहले दफनाया था। तो ट्रेलर पर जो टेक्नीशियन थे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा टट का इमेज दिखाया कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो उन्होंने उसके ग्रे हेड को दिखाया जो कि स्कैटर्ड था, पिक्सेल्स की वजह से बिखरा बिखरा सा था, और उन्होंने उसे गोल गोल घुमा घुमा कर हर एक एंगल से दिखाया। उसके बाद उन्होंने वर्टिब्रे यानी स्पाइनल कॉर्ड, हैंड, रिब केज और ट्रांसैक्शन ऑफ स्कल, ये सब कुछ पे दिखाया। तो जैसे ही काम खत्म हुआ, जाही हवास के ऊपर जो प्रेशर था, उसके कंधों पर जो प्रेशर था वो अब फाइनली खत्म हो गया। तो चेयर पर बैठे बैठे ही जो जाही हवास थे वो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली वो रिलीव्ड हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि पिछली रात उनको नींद नहीं आई थी, पिछली रात वो नहीं सोए थे, और अब जब काम खत्म हो गया है तो अब जाएंगे और आराम से सुकून से सोएंगे। तो जैसे ही वो लोग ट्रेलर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जो विंड था वो बहना बंद हो जाता है और जो विंटर एयर था वो बिल्कुल ही डेथ की तरह लग रहा था, यानी कि वो जो विंटर का हवा था वो खुद ही एक डेथ की तरह लग रहा था। जस्ट अबव द टॉम्ब यानी कि उस कब्र के ऊपर ही ओरियन कॉन्स्टेलेशन जो है वो नाइट स्काई में दिखाई दे रहे थे, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग।
और ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्स्टिलेशन उस किंग को यानी उस बॉय किंग को यानी टट को देख रहे हो। तो बस दैट्स इट, ये था हमारा डिस्कवरिंग द टट द सागा कंटिन्यूज का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर पूरा, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।